हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के पहले हम लोगों ने जो वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने मैटर और इनकी क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग देखते हैं कि इसमें केमिकल फार्मूला कैसे बना लेते हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और किसी भी एटम का एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। और हम लोग देखते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सभी चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने, इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा हम लास्ट टॉपिक का थोड़ा सा हम रिवीजन कर दे रहे हैं। तो जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी भी मटेरियल का, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कणाद ने ये बताया था किसी मटेरियल को अगर हम लोग बहुत फाइन डिवाइड करते चले जाएं, बहुत ही छोटे, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी किसी मटेरियल की उसको एटम्स कहते हैं। तो इसी एटम को उन्होंने उस समय परमाणु कहा था। तो जो इंडियन फिलोसफर महर्षि थे उस समय से इन्होंने इसमें मटेरियल की जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तो उस समय से इन्होंने इसको एटम या परमाणु कहा गया था। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें लास्ट प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कोई भी मटेरियल है तो हम लोग देखते हैं मैटर जो होता है ये टिनी पार्टिकल से या किसी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा, पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से। अब मॉलिक्यूल्स किन से मिलकर बने होते हैं? एटम्स से मिलकर बने होते हैं। तो एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। अब एक्चुअल में उस समय पर एटम्स को इंडिविजुअल माना गया था। स्टार्टिंग में जिस समय इतनी टेक्निक डेवलप नहीं थी तो उस समय एटम को इंडिविजुअल माना गया था कि ये किसी भी मटेरियल की स्मॉलेस्ट इकाई है, हम इसको और इससे ज़्यादा फाइन डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसको भी डिवाइड कर लिया गया है, जिसको इन्होंने ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल और भी होते हैं जिनसे मिलकर ये एटम्स बना होता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको E नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें चार्ज नेगेटिव होता है। और जो सेकंड है वो है प्रोटॉन, इसको हम P+ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो थर्ड पार्टिकल है उस थर्ड पार्टिकल को बोलते हैं न्यूट्रॉन, इसको N0 से, N0 या N0, इसका मतलब यहाँ पर इसमें चार्ज न्यूट्रल होता है और इसको n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम लोगों को अप्रोच हो गई कि किसी भी मटेरियल को अगर हम डिवाइड करते चले जाएंगे, किसी मटेरियल को फाइन करते चले जाएंगे तो एट लास्ट हमें मॉलिक्यूल और एटम्स मिलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इनके केमिकल नेचर होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने मटेरियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं इनके केमिकल नेचर पे। तो केमिकल नेचर में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। जो हमारे इस चैप्टर की जो फर्स्ट हेडिंग है वो हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो हम लोग देखें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आपको याद रखना है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो हैं वो एक्चुअल में 2 टाइप्स के हैं, जिसमें हम लोग जो पहला होगा उसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सेकंड लॉ होगा वो लॉ ऑफ, यहाँ पर हम लोग जो सेकंड लॉ होगा वो, तो जो सेकंड लॉ होगा वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हमको लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस में हमें ये दो लॉ पढ़ने हैं और हमको इनको प्रूफ भी करना है कि ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हम इन दोनों लॉ को अभी डिटेल में देखते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग इनमें डिटेल से देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं डिटेल से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि मास कंजर्व रहता है किसी भी रिएक्शंस में, क्योंकि अब हम लोग यहाँ मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जैसे हम कोई भी रिएक्शंस देख लेते हैं या कोई भी हम मेथेन के जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं CH4 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये कहता है कि रिएक्टेंट का जो मास होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मास को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में जो रिएक्टेंट का मास होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मास को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जैसे हम लोग मानते हैं कि हमने कोई भी रिएक्शंस ले ली, रिएक्शन में हमने CH4 लिया है, मेथेन है। CH4 को जब भी हम इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शंस कराते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो ये कंबस्शन की रिएक्शंस होती है, हम इसको बर्न करते हैं। बर्न करने को हम लोग बोलते हैं कंबस्चन। कंबस्चन को जब भी हम रिएक्शंस इसकी देखते हैं तो CO2 प्लस वाटर बनता है। अब अगर हम इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे और इसको हम प्रूफ करते हैं तो हमें ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमें प्रूफ हो जाता है। तो देखो CH4 है, तो CH4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है, अभी हम लोग निकालना सीखेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो कार्बन का 12 और ये हाइड्रोजन का 4, तो 16 ग्राम्स ये हो गया 1 मोल्स के लिए। हमने ग्राम्स में इसको एज्यूम कर लिया, वैसे आप मोल्स में भी एज्यूम कर सकते हैं। तो 16 ग्राम्स ये है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 ग्राम्स। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 16 ग्राम है, 12 + 4 16। 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक वेट 16 होता है, तो 2 का 32 हो गया। अब यहाँ पर CO2 का जो होगा ये हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 32, इसका मतलब यहाँ पर 44 ग्राम आ गया, 44 ग्राम्स। पहले हम लोग इस रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर हम लोगों ने 2H2O कर दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने 2 कर दिया, तो यहाँ पर जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 × ये हो गया। अब यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस यहाँ पर 2 × और वाटर का होता है 18, 16 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। अब हम लोग देख लेते हैं कि 16 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 64, 32 का जो डबल होगा वो हो जाएगा 64 ग्राम्स और यहाँ पर 44 प्लस ये हो जाएगा 36। अब हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 ये और
यहाँ पर हो जाएगा 80 ग्राम्स हम लोगों ने बर्न किया, मतलब मीथेन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 80 ग्राम्स। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका वेट भी 80 ग्राम्स आता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वेट भी 80 ग्राम्स आता है। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट का मास है, प्रोडक्ट का मास है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि मास को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मीथेन और ऑक्सीजन को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इनके मास में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 80 ग्राम्स हम लोगों ने रिएक्टेंट यूज किए थे और 80 ग्राम्स हमको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाते हैं। तो इस टाइप से ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन वाला जो है वो वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है इसमें, इसको नोट करेंगे। तो अब हम लोगों ने देखा कि मास कंजर्वेशन में, तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं जो लॉ है मास कंजर्वेशन का वो ये कहता है स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर created nor destroyed in chemical reactions। इसमें ये कह सकते हैं कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसमें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये हम लोगों का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हो जाता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट लॉ है हम लोगों के पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ है जो हम लोगों के पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो मटेरियल होता है या ये कह सकते हैं एटम्स होते हैं वो एक सर्टेन प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें मटेरियल का मास कितना भी हो, लेकिन उनका रेशियो जो होगा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर ये याद रखना है कि ये इसका मतलब होता है रेशियो। तो जो रेशियो होता है किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स का वो सेम रहता है। मास किसी भी मटेरियल का कितना भी हो, लेकिन उनमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन रहता है वो सेम रहता है। जैसे हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल में ये कहते हैं कि जैसे हम लोग वाटर मान लेते हैं, वाटर का टोटल जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इक्वल टू 18 होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का देखें, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 16 है। तो इनका जो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 आता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वाटर में वो 1:8 है। तो ये रेशियो फिक्स रहेगा, चाहे हम उसको, जैसे हम कहेंगे कि अगर 9 ग्राम वाटर है तो 9 ग्राम वाटर में एग्जांपल हम मान लें 9 ग्राम्स वाटर है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम इसमें हाइड्रोजन होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल मान लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम लोग ये देखें कि जैसे
अब यहाँ पर 9 ग्राम हो, 9 ग्राम की जगह हम 90 ग्राम ले लेंगे। 90 ग्राम ले लेंगे तो यहाँ पर 10 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 80 ग्राम ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर हम लोग 9 लीटर अगर वाटर ले लेंगे तो उसमें 1 लीटर हाइड्रोजन और 8 लीटर ऑक्सीजन होगा। मतलब जो प्रोपोर्शन है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, उनका रेशियो मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा बना हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल मान लेते हैं अमोनिया का। तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल्स जो हैं वो है हमने लिया है अमोनिया। अमोनिया में एक्चुअल में अमोनिया है तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का 14 प्लस 3, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन के 3, तो यहाँ पर आ गया 17। ये मॉलिक्यूलर वेट है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम के एटॉमिक वेट का जो सम होता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। अभी हम लोग निकालना सीखेंगे और डिटेल से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन्स में हम कह लें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है, हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन 4 है, तो इनका जो रेशियो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो होता है, या इसी में हम कह लें 14:3 है। अब इसमें हम लोग वेट चाहें जितना ले लें। हमने 17 ग्राम लिया था तो 17 ग्राम में 3 ग्राम्स हाइड्रोजन होगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा। इसी का हम लोगों ने अगर जैसे हम कहते हैं 51 ग्राम में, तो 51 ग्राम में एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है 51 ग्राम में, 51 ग्राम्स में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वेट निकालना है 51 ग्राम अमोनिया में NH3 में। तो वेट का जो रेशियो होगा वो इसी रेशियो में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका भी 3 टाइम्स, क्योंकि ये जो है इसका 3 टाइम्स है, 51 17 का 3 टाइम्स है, तो इनका भी 3 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि उसी रेशियो में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो भी इनसे 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 और प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनका देखा जाएगा जो रेशियो होगा 51 ग्राम, तो इस टाइप से हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसका 3 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 प्लस 9 तो हो जाएगा 51, तो यहाँ पर आ जाएगा 51 ग्राम्स। इस टाइप से किसी भी मटेरियल में उसका जो रेशियो है उसके एलिमेंट का वो डिपेंड करता है उनके फार्मूले पे, और ये डिपेंड नहीं करता कि उसमें मास कितना लिया जा रहा है। जितना मास होगा उसी रेशियो में उनके वेट बढ़ते रहते हैं। तो अब हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, अब हम लोग देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा है कि कोई भी मटेरियल हो, ऑल मैटर्स लाइक एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर आर कंपोज्ड ऑफ tiny particles आर कॉल्ड एटम्स। तो ये इन्होंने ये बताया कि जितना भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो मिक्सचर हो, चाहे वो कंपाउंड हो, ये सभी एक बहुत छोटे कण से मिलकर बने हैं, पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसको इन्होंने एटम कहा है। इसलिए यहाँ पर एटॉमिक थ्योरी दी गई है। अब जो इनके पोस्टुलेट्स हैं वो हम लोग ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल
matter like element, compounds and mixture are composed of a tiny particles are called atoms। क्लियर। तो इन्होंने ये कहा है कि जितने भी मटेरियल होते हैं उनको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। देखो जितने भी मटेरियल होते हैं, चाहे वो एलिमेंट हों, कंपाउंड्स हों या मिक्सचर हों, ये सभी कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसको जो एटम्स कहते हैं, अब इनके जो पोस्टुलेट हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर एक्सप्रेस एज फॉलो। तो अब लोग देख लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जो इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब जो थ्योरी है इसमें वो ये कहती है कि फर्स्ट पोस्टुलेट्स है, तो इसमें देखें जो फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि ऑल मैटर्स इज मेड अप वेरी टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ऑल मैटर एक्चुअल में ये फर्स्ट पोस्टुलेट ही है। इसमें ऑल मैटर composed of tiny particles are called atoms, which can participate in chemical reactions। ये बात आपको इसमें और एक्स्ट्रा है, which can participate in chemical reactions, तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया कि जितना भी मटेरियल है ये एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं, और एटम्स जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है, ऑल एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शंस। सेकेंड पोस्टुलेट्स जो है, एटम्स आर टिनी पार्टिकल्स। अब हम लोग देख लेते हैं जो टिनी पार्टिकल्स हैं इनको हम लोग विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, विच सेकेंड जो है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। इसका मीन्स ये है कि अगर जैसे जो अमोनिया है, अमोनिया को अगर हमें प्रिपेयर करना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो लिया जाता है, तो हम इनके जो एटम्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं। ये बात याद रखना है कि एटम को हम फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, या इनको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इनको कंप्लीट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एटम्स जो होता है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें थर्ड पोस्टुलेट्स और देख लेंगे। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम्स ऑफ अ गिवन, थर्ड देखेंगे, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स जो होते हैं आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, आर आइडेंटिकल
आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये 3 पोस्टुलेट्स हो गए। इन पोस्टुलेट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए। पोस्टुलेट्स जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, ये कहते हैं ऑल मैटर आर कंपोज ऑफ टिनी पार्टिकल, जिसको एटम्स कहते हैं, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनको जो एटम्स होते हैं इनको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। थर्ड है कि ये जो मास और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उनमें फिक्स रहते हैं या आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पोस्टुलेट पे, तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे जो इसका 4th पोस्टुलेट्स है वो हम लोग देखेंगे। 4th पोस्टुलेट में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर इन मास, एलिमेंट्स आर डिफर इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और इनके मास डिफरेंट होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 अलग एलिमेंट्स हैं या 2 अलग एटम्स हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी और इनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंस होंगे, मतलब एटॉमिक मास भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग देखें जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, लाइट हाइड्रोजन, उसको हम 1H1 लिखते हैं, और नाइट्रोजन में अगर हम देखेंगे तो 7 और यहाँ पर 14 होता है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स अलग है, ये एलिमेंट्स अलग है। ऐसे हम कार्बन में 6 और 12 देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनके नंबर, मास नंबर और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पोस्टुलेट होगा 5th, एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल। तो एटम्स कंबाइंड जो 4th पोस्टुलेट होगा, एटम्स कंबाइंड in the ratio of small whole number, combined in ratio of small whole number to form compounds, forms कंपाउंड। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी एटम्स जो होता है जब भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाता है तो उसमें एक निश्चित रेशियो में कंबाइंड होता है या स्मॉलेस्ट नंबर में कंबाइंड होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं अमोनिया है और वाटर है। अमोनिया और वाटर में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के 1 हैं और हाइड्रोजन के 3 हैं, तो इनका मॉलिक्यूल एक ये है। जैसे हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में ये है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम N2 कर लें, यहाँ पर H6 कर लें तो यहाँ पर 2 मोल्स हो जाएंगे, लेकिन उसका एक मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड्स जो बनाते हैं वो सिंपलेस्ट रेशियो में बनता है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हम जैसे इसका N2H6 कर देंगे तो N2H6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि इसके 2 मोल्स हो जाएंगे। ऐसे ही वाटर में है, वाटर में हम H4O2 कर देंगे, तो यहाँ पर H4O2 का कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइंड होते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पोस्टुलेट होगा, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लोगों का जो 5 पोस्टुलेट्स है वो देखेंगे। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड
जो फिफ्थ है यहाँ पर, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स है। तो सिक्स में देखेंगे यहाँ पर द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। काइंड ऑफ atoms are constant in given compound, इसका मतलब ये है कि किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं दिए गए कंपाउंड्स में। ये रिलेटिव नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे हम लोगों ने जिससे पहले लास्ट वाला जो लेक्चर जो लास्ट टॉपिक था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो वो इसको एक्सप्लेन करता है। तो अब हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने दो लॉ पढ़ लिए हैं और हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली है। अब हम जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एटम्स, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर नंबर या मॉलिक्यूल वेट के उसमें डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।